शादी की अगली सुबह मैं रो रही थी, बेतहाशा रोई जा रही थी। शायद ही ऐसा किसी लड़की के साथ हुआ हो जैसा कि शादी की रात मेरे साथ हुआ था। मेरे शौहर ने कमरे में आते ही मेरे पास आकर सबसे पहले मुझसे जो मांगा था, मैं नजर उठाकर उसे देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मुझसे शादी की रात ऐसा भी कुछ मांग सकता है। जब उसने मुझे यूं हैरत में देखा तो अपना चेहरा मेरे करीब करके कहने लगा, ऐसा क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? समझ नहीं आता तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं? लाओ दो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात कर रहा है। ऐसी चीज़ तो कभी किसी शौहर ने अपनी बीवी से नहीं मांगी होगी। वह मेरे लिए अनजान तो नहीं था, वह मेरे दूर का कज़न था। ये बात अलग है कि हमारा आना जाना उनके यहाँ ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब भी हम किसी महफिल में होते तो उसकी शख्सियत सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ होती थी। वो लड़कों के बीच में खड़ा सब में मुनफरीद लगता था। वजह शायद ये थी कि उसकी रंगत पठानों जैसी गोरी चिट्टी थी। हर वक्त वह पैंट शर्ट में रहता था, काफ़ी शहरी अंग्रेजी शख्सियत का मालिक था, इसलिए लड़कों की मंजूरे नजरे भी था। लड़कियां उसे देखकर उसके आसपास मंडराने लगती थी, मगर वह उनसे कतराता था, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। जहाँ चार लड़कियां होती वे वहां से भागने की कोशिश करता था। शायद ये उसकी शराफत थी, और यही शराफत ने मुझे अपनी जानिब कर लिया था। मैं अपने खानदान की खूबसूरत तरीन लड़कियों में से थी, और वह मेरी दूर की खाला का बेटा था। अक्सर शादियों में हमारा आमना सामना हो जाता था। उसकी वालिदा को मैं बेहद पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। काफ़ी अच्छे खाते पीते लोग थे, मेरी वालिदा ने भी रिश्ता तय कर दिया। मैं खुद को खुश नसीब समझती थी, क्योंकि मेरा शौहर निहायत शरीफ इंसान था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हकीकत तो कुछ और ही है। शादी के बाद जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल में ढेरों अरमान थे। हर लड़की ही के होते हैं। वे मेरे पास आया, मेरे पास आकर बैठ गया, मेरा चेहरा गौर से देखने लगा, फिर कहने लगा, मैं इतनी भी हसीन नहीं हूँ जितनी मेरी माँ तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं भी अपनी मिसाल आप थी, और इस वक्त तो दुल्हन लिबास में मैं इस कदर हसीन लग रही थी कि देखने वाला अपनी आंखें झपकना भूल जाए। सबने मेरी तारीफ की थी, लेकिन मैं इस वक्त उसकी तारीफ की मुंतश थी कि वे मेरी तारीफ करे। लेकिन उसने तो जो बात मुझसे कही, मैं हैरत से देखती रह गई। शायद किसी भी शौहर ने अपनी बीवी से शादी की रात वह नहीं मांगा होगा जो मेरा शौहर मुझसे मांग रहा था। कहने लगा, रानिया अपना दुपट्टा मुझे दो। मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। मेरा दुपट्टा क्या करेगा वो, मैं यही सोच रही थी कि उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब किया। कहने लगा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई रानिया? अपना दुपट्टा, मेरा दुपट्टा पार्लर वाली ने पिनों से सेट किया हुआ था। मैंने अपने सर से और कंधे से पिन्स उतारनी शुरू कर दी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी कि शौहर इस रात को बीवी का दुपट्टा उतारने में उसकी मदद करता है, और इसी दौरान वो उससे बातें करता है। पहले शौहर बीवी की तारीफ करता है, उससे तमाज में लेने की कोशिश करता है, और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन वह तो आते ही मुझसे मेरा दुपट्टा उतारने के लिए कह रहा था, बेमुश्किल ही सही, लेकिन मैंने अपना दुपट्टा उतारा। लेकिन अब तन से दुपट्टा जुदा करते ही मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। उसने जब देखा कि मेरा दुपट्टा मुझसे आज़ाद हो चुका है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने ज़ोर से मुझसे दुपट्टा छीना। मुझे अपने आप से शर्म महसूस हो रही थी। उसके बाद मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मैं तो अगला सांस लेना भूल गई। बड़ी बेतकल्लुफ़ से उसने मेरा दुपट्टा पकड़ा और खड़ा हो गया। धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गया। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे मेकअप को उठाया और फटाफट से अपने चेहरे पर मेकअप करने लगा। ये देखकर तो मैं जितना भी हैरान होती कम था। बड़ी महारत थी। उसने अपनी आंखों पर आई शेड लगाई, अपने गालों को ब्लश किया, अपने होठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई, और फिर मेरा वही दुपट्टा उसने अपने सर पर ले लिया। मेरी आंखें जो मंजर देख रही थी वो गलत है, झूठ है, मगर उसके चेहरे पर इस कदर खुशी थी। वह हर जाविया से खुद को देख रहा था जैसे लड़कियां देखा करती हैं। पल भर में मुझे अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। ये सब क्या था जो मैं देख रही थी? फिर वह मेरे पास आ गया। मैं एकदम पीछे हटी। कहने लगा, कैसा लग रहा हूँ मैं ना तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन? उसके सवाल का जवाब मैं उस वक्त क्या देती? मुझे लगा शायद वह पागल है। वह मेरे पास बैठ गया, फिर मेरे ज़ेवरात उतारने लगा। मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि मेरे ज़ेवर को उतार उतार कर वो खुद पहनने लगा। दुल्हन की तरह सज रहा था, और यूँ खुश था जैसे कि पता नहीं क्या हुआ, उसे कौन सा खजाना मिल गया हो। मेरी तो रंगत ये सब कुछ देखकर सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसने एक एक करके मेरे तमाम ज़ेवर पहन लिए, यहाँ तक कि मेरे हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ भी उतार करके वह अपने हाथों में पहनने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ बिल्कुल भी मर्दाना किस्म के नहीं थे। मुझे हैरत का झटका
लगा था क्योंकि उसके हाथों पर वैक्स हुई थी, एक भी बाल उसके हाथ पर नहीं था। मेरे दिल में पहला ख्याल जो आया उसने मुझे बेचैन करके रख दिया था कि कहीं वे ख्वाजा सिरा तो नहीं। इतनी बड़ी बात खानदान में कैसे छुप सकती थी, और फिर मेरी सांस ने अगर ये बात छुपाई थी तो वो मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगा, जेलस हो रही हो ना, मुझे पता था तुम मेरे हुस्न को देखकर जेलस हो जाओगी। मैं तो उसकी हरकतें देखकर समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या जवाब दूं। फिर उसने दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया और अपनी अलमारी खोलकर उसने एक जनाना नाइटी निकाली। उसे देखकर मुझे शर्म सी आने लगी। मुझे लगा शायद वे मेरे लिए, लेकिन मुझे दूसरा झटका तब लगा जब वे नाइटी लेकर वॉशरूम में चला गया। मैं तो यूं थी जैसे पत्थर का मुजस्सिमा बन कर रह गई थी। कुछ देर बाद वे वॉशरूम से बाहर आया तो उसने वे जनाना नाइटी पहनी हुई थी। कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ भाई, कपड़े बदलो, आराम करो, मुझे अब नींद आ रही है। मैं वॉशरूम में चली गई। मेरे यहाँ आंसू बेतहाशा बह रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर होने के बाद जब मेरे दिल का गुबार ख़त्म हुआ तो मैंने अपना मुँह हाथ धोया, अपने कपड़े तब्दील किए, एक सादा सा लिबास पहना, और जब मैं कमरे में आई तो कमरे में अंधेरा था, सिर्फ लैंप की रोशनी थी। मैं बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गई। वे सो चुका था। मेरी नज़र उसके पाँव और टांगों पर पड़ी तो उसकी बहरन टांगें भी वैक्स शुदा थी। पता नहीं कैसा शख्स था, मर्द कम और औरत ज़्यादा लग रहा था। चेहरे पर अभी भी मेकअप मौजूद था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई थी। वे शख्स कौन था? मर्द था भी या ख्वाजा सिरा था? सारी रात रो रो कर गुजारी थी। फिर मैं रोते रोते ही सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा जैसे मैं किसी की बाहों के हिसार में जकड़ी हुई हूँ। मेरी आँख खुली तो तब भी वह सो रहा था, लेकिन बेंजी से वह मेरे करीब हो चुका था। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मेरे ही तकिए पर सर रखे मुझे अपने हिसार में लिए वह सो रहा था। उसे अपने इतना करीब देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने उसका बाजू पीछे किया तो उसकी आँख खुल गई। जैसे ही उसने मुझे इतने करीब पाया तो फ़ौरन से पीछे हट गया, जैसे मुझे देख के उसे करंट लगा था। झटके से वह पीछे हटा था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? देखो, बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है। ये कहकर वे उठ गया और सीधा वॉशरूम में चला गया। शॉवर की आवाज़ आने लगी, जैसे वे नहा रहा था। बाहर आया तो कहने लगा, मुझे लड़कियों की कुर्बत से घुटन होती है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी कि अगर औरत से ऐसी ही घिन आती थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? मैं रात से सख्त परेशान रही थी, इसलिए मैंने ये सवाल उससे कर दिया। मैंने कहा कि अगर आपको औरत से इतनी नफरत थी तो मेरे साथ शादी क्यों की? वह कहने लगा, मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे की है। फिर मेरे करीब आया, कहने लगा, देखो जो कुछ रात को हुआ है ना, उसे अपने तक रखना। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ को या किसी रिश्तेदार को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वे बड़े गज़ब अखलाक लहजे में मुझसे कह रहा था। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैं कमरे से जब बाहर आई तो सादा लिबास में थी। मेरा चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। मेरी सास मुझे देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर मेरा सादे से लिबास को देखकर हैरान थी। मेरे पास आई और कहने लगी, तुम अभी तक सादे लिबास में हो, जाओ जाकर नहाओ और फैंसी लिबास पहन कर आओ। अभी भी बहुत से मोहल्लेदार ऐसे हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ ही देर में हमारे घर आ जाएंगे। कितना बुरा लगेगा जब वे तुम्हें सादे से लिबास में देखेंगे। सुहागनें तो नई नई शादी के बाद नए कपड़ों में ही अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, मुझे एक बात बताएं कि आपका बेटा ख्वाजा सिरा है? मैंने अपने दिल में उठने वाले सवाल का जिक्र अपनी सांस से किया। ये सुनकर वे मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर के बारे में ऐसी बात करते हुए? मैंने कहा कि जब उसे औरतों से नफरत थी तो आपने मेरी शादी उससे क्यों करवाई? यह कहकर मैं अपनी आंखों से बहने वाले आंसू मुसलसल अपने दुपट्टे से और अपने हाथों से साफ कर रही थी। ये बात सुनकर वे कहने लगी कि उसे लड़कियों से ज़रा शर्म आती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। मेरे बेटा बिल्कुल भी ख्वाजा सिरा नहीं है, वे एक मुकम्मल मर्द है। बस उसे शुरू से ही लड़कियों से शर्म महसूस होती है। मैंने उन्हें रात वाली सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वे नज़र चुराने लगी और मैं समझ गई कि उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, शुरू से ही उसे शौक है लड़कों के बजाय लड़कियों की चीज़ों में दिलचस्पी लेता था। उसे मेरा मेकअप करना भी पसंद था। अक्सर उसके बचपन में जब मैं दोपहर को आराम करने के लिए सोती तो ये मेरा मेकअप लेकर करना शुरू कर देता था। अब यह मेरा इकलौता बेटा है, कोई दूसरा बहन भाई तो था नहीं जिसके साथ खेलता कूदता, तो यह मेरी तरह साड़ियाँ पहन के मेकअप करके तैयार होने लगता। हालांकि मैं शुरू से टोकती थी, लेकिन बाज नहीं आता था। अब तुम हो ना, तुम उसे ठीक कर देना। और वैसे
वैसे भी मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। तुम मेरे बेटे के ऐब पर तुम पर्दा रखोगी तो तुम दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बाकी जो फ़िक्र तुम्हें सताए जा रही है उसका जवाब मेरे पास यही है कि मेरा बेटा मुकम्मल मर्द है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। मेरी वालिदा ने रुखसती के वक्त यही कहा था कि अपना घर बसाने की कोशिश करना, जैसे कि हर माँ कहती है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हकीकत इतनी भयानक भी हो सकती है। हमारे घर में एक मर्द मुलाजिम था जो घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी सास ने रखा था। कहती थी कि मुझे लड़की मुलाजिम रखना पसंद नहीं। ये लड़का घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था, घर का राशन वगैरह भी ले आता था। 17 साल का लड़का था, लेकिन अजीब घबराहट का शिकार रहता था। किचन में भी मेरे साथ बर्तन धुला देता था, लेकिन हर वक्त चुपचाप सा रहता था। उसके चेहरे पर हर वक्त एक खौफ की लहर दौड़ती रहती थी। कई बार मैं उससे पूछती कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तो हल्का सा मुस्कुरा देता, कहता मुझे पढ़ने का शौक़ है, लेकिन मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ। मजबूरी में मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। वह रात को भी यहीं रहता था। एक बार मैंने देख लिया कि जब भी उसे मेरे शौहर काम के लिए अपने कमरे में बुलाते तो मैं किचन में होती और वह बदहवास सा हो जाता। कमरे में जाते हुए वह कतराता था। एक बार रात को मेरी आँख खुली तो मेरे शौहर मेरे बहुत करीब थे और जाग रहे थे। उसे अपने इतने पास देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई। आज उसकी नज़रों में मेरे लिए रफ़त सी थी। बिना कुछ कहे उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तो कायम किया था, लेकिन नामुकम्मल है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। अपनी सास के अलावा मैं किसी से ये बात कर नहीं सकती थी, क्योंकि रोज़ाना ही मेरी सास मुझे मियाँ बीवी के फ़राइज़ बताने लगती। मेरा दिमाग इस कदर उलझ गया कि मुझे लगता था कि जो कुछ भी है ये मेरा नसीब है, इसलिए मुझे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन एक बार जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक बार मैं सो रही थी, अचानक से मुझे किसी की यूं आवाज़ आई। मेरी फ़ौरन से आँख खुल गई, क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी। रोने की आवाज़ें मुझे सहन की जानिब से आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं कौन था, सिसकियों से रो रहा था। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई, सहन की जानिब बढ़ने लगी। लाउंज का दरवाज़ा खुला था। रात को मेरे शौहर उसे लॉक करके सोते थे। मैं बाहर आई तो हिचकियों की आवाज़ मुझे उस लड़के के स्टोर रूम से आ रही थी जहाँ वह सोता था। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त वह रो क्यों रहा है, शायद अपने घर वालों को याद करके। इससे पहले कि मैं वापस पलट कर जाती, कमरे की खिड़की खुली हुई थी और जो मंजर मैंने खिड़की के अंदर देखा मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरा शौहर उस लड़के के साथ नाजबा हरकतें कर रहा था। ये देखकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं फ़ौरन खिड़की के पास से हटी। तभी मेरा शौहर उस लड़के से कह रहा था कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, और अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो तुम्हें अभी के अभी 2000 दूंगा। लेकिन वह लड़का रो रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि मेरे साथ ऐसा ना करे। मेरा शौहर कभी उसके चेहरे को छू रहा था, कभी उसके पूरे वजूद को। वह लड़का उसका हाथ पीछे कर रहा था, बार बार कह रहा था मैं आपकी ऐसी हरकतों से परेशान हो गया हूँ। यह नौकरी करना मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी से फ़ायदा मत उठाएं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरा शौहर कहने लगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना, मुझे मर्द अच्छे लगते हैं, मुझे औरतें मुतासिर नहीं करती। अब तुम्हें देखकर मुझे कुछ होने लगता है, मैं पागल होने लगता हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो, अपनी बीवी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये कहकर उसने दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर उसके हाथों को चूमने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। इस तरह की हरकतें वे कैसे कर रहा था, मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाजे की दस्तक सुनकर खामोशी छा गई। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के ने दरवाज़ा खोला। वह अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उस लड़के को पीछे किया, कमरे के अंदर चली गई। देखा तो मेरा शौहर बिना शर्ट के सिर्फ बनियान पहने खड़ा था। मुझे देखकर घबराया। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? ये सब करते हुए मेरी बात सुनकर मुझे घूरने लगा। कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा आप जो कर रहे हैं वे गुनाह है। कहने लगा मैं एक गै हूँ और मुझे ये सब अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं मर्दों के साथ ऐसी रंगरलियाँ मना चुका हूँ और मुझे इसी की आदत है। मैं किसी औरत के साथ वक्त नहीं गुजार सकता, इसलिए अपनी ख्वाहिशों को मैं लड़कों और मर्दों के साथ पूरी करता हूँ। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया। कहने लगा कि मैंने अपनी माँ से कहा था कि मेरी शादी ना करे, मेरे लिए तो ये लड़का ही काफ़ी था। पिछले 2 साल से मैं इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारी कुर्बत से वो तस्कीन नहीं मिलती जैसी इस लड़के से मिलती है। ये बातें सुनकर मुझे अफसोस सा होने लगा। लड़का रोए जा रहा था। मुझसे कहने लगा आप ही मुझे बचा ले, मैं थक चुका हूँ इस शख्स से। ये शख्स मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाता है, खुदा के लिए मुझे बचा ले। ये सुनना था कि मेरा शौहर उस पर चिल्लाने लगा। कहने लगा मुझ पर किसी ने भी रहम नहीं किया था, मैं तुम जितना था
جب میری والدہ نے مجھے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا تھا، وہاں کے استاد میرے ساتھ یہی کھیل کھیلتے تھے، تب میں بھی روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، لیکن میرے استاد صاحب نے مجھ پر رحم نہیں کیا بلکہ مجھے ایسی آگ کا عادی بنا دیا جو مردوں سے بجھتی ہے، عورتوں سے نہیں۔ شور کی آواز سے میری سانس بھی اٹھ کر آ گئی۔ اپنے بیٹی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ میں نے اپنی سانس سے کہا کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، آپ نے اپنے بیٹے کو بورڈنگ میں ڈال کر اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، نہ یہ میرے قابل ہے نہ ہی کسی اور چیز کے، وہ تو ایک بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے، خدا کے لیے اس بچے کی جان چھڑوا دے اپنے بیٹے سے۔ اور میری بھی صبح ہوتے ہی میں نے روتے ہوئے اپنا سامان باندھا۔ میرا شوہر مجھے طلاق دینے کا بھی کہہ چکا تھا، میرا وہاں رہنا بے مقصد اور بے معنی تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی، میں نے ساری بات اپنی والدہ کو بتائی تو وہ سر پکڑ کر رونے لگی، کہنے لگی سفیر نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، میری پھول جیسی بچی کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے پورا 1.5 سال اپنے سسرال میں گزارا تھا، میرے والدین میری وجہ سے پھر سے پریشان ہونے لگے، لوگوں کو تو باتیں کرنے کا موقع مل گیا، لوگ کہنے لگے کہ اگر لڑکا صحیح نہیں تھا تو تمہاری بیٹی نے 1.5 سال کیسے گزار لیا۔ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ میں نے گھر نہیں بسایا اور اب میں جھوٹے بہانے بنا رہی ہوں، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو میں دوسرے دن اپنے مائکے ہی آ جاتی، لیکن میری ساس نے تو میرا دماغ ہی عجیب و غریب کر ڈالا تھا، مجھے میاں بیوی کے حقوق بتا ڈالے، مجھے برین واشنگ کرتی رہی تاکہ میں ایسا قدم نہ اٹھا سکوں اور اس کے ساتھ زندگی گزارتی رہوں۔ میرے گھر والوں کا جینا لوگوں نے حرام کر دیا، ہر بات کا مجھ پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی، لیکن میرے والد میری وجہ سے بے حد پریشان تھے، کہنے لگے آج ہم زندہ ہیں کل نہیں ہوں گے تو تمہیں کون پوچھے گا۔ میری باقی بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور میری بھابھی شادی کے 1 سال تک ہمارے ساتھ رہیں، اب وہ الگ ہو چکی تھی۔ میری اپنی بہنیں اور باپ بھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ شخص میں کوئی بھی کمی ہے، تم نے تو اپنا ہی گھر بسانے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ میں نے کس قدر اذیت سے وقت گزارا تھا۔ آج میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی ہے، میری ملاقات کامران سے ہوئی، وہ اسکول کا پرنسپل تھا لیکن وہ لڑکا تھا اسکول چلا رہا تھا، ویسے تو اس کا رویہ سبھی ٹیچرز کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی مہربانی مجھ پر کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس نے 2 مہینے کے اندر میری تنخواہ بڑھا دی۔ جب میں نے پوچھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، مجھے اسکول میں 6 ماہ ہوئے جب کامران نے اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کیا، کہنے لگا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہم ایک ساتھ چلیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر پر رشتہ بھیج سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، ورنہ آپ سے کہتا کہ ہر حال میں انکار مت کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا، چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ سچائی کو جانیں۔ میں نے اپنی پوری کہانی اسے سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے حالات میں تو آپ بالکل بھی قصوروار نہیں ہیں اور شادی شدہ بھی نہیں ہیں، اس لیے مجھے آپ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح سے اس نے رشتہ بھیجا۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا کیونکہ میرے والدین میری وجہ سے بہت پریشان تھے، لیکن میری شادی جب کامران سے ہوئی تو شادی کی پہلی رات اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی اس کا رویہ بدل چکا تھا، کہنے لگا تم کنواری تو نہیں ہو، تم نے تو مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اپنا گھر بسانے کے لیے تم نے جھوٹ کا سہارا کیوں لیا، تمہیں مجھے یہ بات سچ بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، جتنا سچ مجھے معلوم ہے میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتی تھی۔ کہنے لگا نہیں، تم نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر نامرد ہے، اگر ایسا تھا تو تمہارا کنوارا پن تمہارے پاس ہوتا۔ میں یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ذہن کا کیا علاج کروں، مرد کسی حال میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ میں رونے لگی کہ میرے ماں باپ دوسری بار یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا پہلا شوہر نامرد تھا، وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر کے ٹیسٹ کے مطابق میں کامران کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ عورت پہلے سے کچھ گناہ کر چکی ہے، اپنی بیوی کے کردار پر شک نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر دل اور حوصلہ بھی بلند رکھیں۔ اس بات نے کامران کو بہت شرمندہ کیا، پھر وہ خود بھی اپنی غلطی پر مجھ سے معذرت کرنے لگا، کہنے لگا بس تمہاری باتوں کی وجہ سے میں کچھ پریشان تھا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے ہم جسم پرست مرد دیکھے ہیں جو کہ مردوں میں انوالو ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ساتھ بھی تاثرات قائم کر لیتے ہیں، بس مجھے اسی بات کا خوف تھا، لیکن تم مجھے پسند ہو اس لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات یہ تھی کہ کامران کو اپنا حوصلہ اور ظرف بڑھانا چاہیے۔ دوبارہ اس نے مجھ سے میری گزرتی زندگی کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کیا، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ہم جس پرستی کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ پاک سب پر رحم کرے۔